फिल्म की ये सच्ची कहानी है 1992 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई थी। इसी फेज में डॉक्टर रिटर अपनी वाइफ को लेकर जर्मनी से निकल पड़े और आकर एक सुनसान आइलैंड में रहने लगे। यहाँ रहकर इन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए और दुनिया में सरवाइव कैसे किया जाए, ऐसे टॉपिक्स पर फिलॉसफी लिखना शुरू की। अपनी किताबों में इन्होंने अपनी आइलैंड की आइसोलेटेड यानी सबसे अलग थलग लाइफ के बारे में भी बताया। आइलैंड के पास से गुजरने वाली शिप्स इनकी राइटिंग्स ले जाया करते थे। इनकी फिलॉसफीज और कहानी पहले पहले न्यूज़पेपर्स में छपने लगी और दुनिया को इतनी पसंद आने लगी कि जल्द ही ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि लोग उनको फॉलो भी करने लगे। ऐसे ही उनका एक फैन कपल हेंस और उसकी वाइफ भी उनको देखते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी आइलैंड पर रहने के लिए आ गए अपने बेटे के साथ। ये वक्त था 1932 का। डॉक्टर रिटर के आने के लगभग 3 साल बाद का वक्त, जब ये कपल यहाँ आया था। ये दोनों यहाँ पर आकर रिटर और उसकी वाइफ से मिलते हैं, पर साफ पता चलता है कि वो लोग उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। हालांकि हेंस को लगता था कि डॉक्टर रिटर उनको देखकर इम्प्रेस होंगे अपने आप से। हेंस उनकी नाराजगी को भांपते हुए डॉक्टर रिटर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि आपकी फिलॉसफी पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी है और मैं भी उसी से इम्प्रेस होकर दुनिया छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनकर भी डॉक्टर रिटर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, पर उनको आइलैंड का टूर देना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ की अकेली लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं। वो बताते हैं कि यहाँ के जंगली जानवरों से बचना काफी मुश्किल है और यहाँ इस आइलैंड पर कोई वाटर सोर्स भी नहीं है सिवाय 2 छोटे छोटे झरनों के जो बारिश का पानी स्टोर करते हैं। डॉक्टर रिटर अब अपनी वाइफ के पेट डोंकी पर उनका सामान लोड करके उन्हें ठीक पहाड़ी के ऊपर एक गार के पास छोड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने कैंप में आपको जगह नहीं दे सकता, लेकिन इस गार में आप आसानी से रात गुजार सकोगे और इतने में मुझे यकीन है कि यहाँ आ गए हो तो अपने रहने का भी इंतजाम खुद ही कर लोगे। जाने से पहले वो इन्हें ये भी कहकर जाते हैं कि रात होने से पहले पहले मेरी वाइफ का डोंकी वापस कर जाना। रात में हमें डॉक्टर रिटर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे। डॉक्टर रिटर की वाइफ उन नए आने वाले लोगों का मजाक उड़ाती है और कहती है, पता नहीं ये बेवकूफ क्या सोचकर यहाँ चलाए, इनसे हमारी जैसी लाइफ नहीं गुजारी जाएगी। आए दिन ये हमारी हेल्प लेने के लिए आया करेंगे और मैं इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। रिचर्ड हंसते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं उसे ऊपर गार में छोड़ आया हूँ जहाँ पर लाशें सड़ती हैं। ठंड में रात गुजारेंगे तो सुबह तक खुद ही मर जाएंगे। दूसरी तरफ अब हमें हेंस और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो दिन रात मेहनत करने लगे थे उस गार को घर बनाने के लिए। ये लोग पीने के पानी के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। जमीन में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए उसके साथ बहुत सारे कटे हुए बांस अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी बारिश का पानी उन बांसों में आता था वो नीचे गड्ढे में स्टोर हो जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग अपनी मुश्किलों को कम करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, पर हाइंस की वाइफ मार्गरेट यहाँ रहने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। रात में जंगली जानवरों की आवाजें और बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों की आवाजें उसे सोने नहीं देती थी। जिस गार में रिटर उन्हें छोड़ कर गया था, रात में यहाँ सर्दी इतनी बढ़ जाती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। ये लोग आग जलाकर बहुत मुश्किल से रहने के काबिल यहाँ का माहौल बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन मार्गरेट हेंस को बताती है कि उसके पीरियड्स 3 महीने लेट हैं, जिसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। हेंस तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर मार्गरेट खुश नहीं हुई थी। वो ऐसे माहौल में इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि दोनों ही कपल्स खाने की तलाश के लिए पहाड़ों के जंगलों में निकल जाते हैं और तब उन्हें दूर से एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। रिटर अपनी बायनॉकुलर लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके आइलैंड पर कोई और भी आ गया था और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी लाइफ अकेले गुजारना चाहता था। पता चलता है कि यहाँ पर एलोइस नाम की एक लड़की आई थी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। वो लोग साथ में अपना एक सर्वेंट भी लेकर आए थे और आते ही ये तीनों मिलकर मस्ती करने लग जाते हैं। रिटर और उसकी वाइफ जब वापस अपने घर पर आते हैं तो एलोइस के दोनों दोस्त उसकी कुर्सी को अपने कंधे पे उठाकर उसके सामने लेकर जाते हैं। एलोइस रिटर की वाइफ से मिलती है और उसे बताती है कि वो एक रॉयल घराने से आई है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर फेमस डॉक्टर रिटर के लिए आई हूँ। इतनी ही देर में डॉक्टर रिटर भी उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही एलोइस खड़ी हो जाती है और उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे हमेशा से उस आदमी से मिलना था जिसने दुनिया के पीछे भागना छोड़कर अपना ही एक नया किंगडम बना लिया। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी तारीफें सबके सामने की हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के सामने भी, कि तुमने एक नई जिंदगी बनाने के लिए अपने सारे दांत तक निकाल दिए
ताकि उस आइलैंड पर रहते हुए तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको और एक बेहतरीन फिलॉसफी लिख सको जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। रिटर उससे पूछता है कि अब तुम लोग रहने कहाँ वाले हो, तो वो बताती है कि हम बीच के पास कैंपिंग करने का डिसाइड कर रहे हैं। रिटर बताता है कि वहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है, मैं तुम्हें उससे बेहतर जगह बता देता हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलोइस और उसके दोस्त एक पॉन्ड में नहा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये देखते हुए जल्दी से हैंस और उसकी वाइफ आती है और उन्हें डांट कर उस पॉन्ड से बाहर निकलने को कहते हैं। पता चलता है कि ये उनका बनाया हुआ पॉन्ड था जिसके अंदर वो बारिश का पानी स्टोर करते थे और उनके पास सिर्फ यही पानी का सोर्स था। एलोइस उनसे माफी मांगती है और कहती है सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अब से हम भी आपके नेबर हैं। मैं इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ मिलियनर्स आया करेंगे। प्रोजेक्ट का इंजीनियर रोडोल्फ है जबकि रॉबर्ट उसके बॉडीगार्ड के तौर पे यहाँ आया है। अब यहाँ पे एलोइस उसे कुछ लेटर्स देती है जिनमें से कुछ हाइंस के लिए थे और कुछ वो हाइंस को कहती है कि आपको ये डॉक्टर रिटर को देने हैं। हाइंस जब उसे डॉक्टर रिटर के पास लेकर आता है तो रिटर देखता है कि वो लेटर पहले से ही खुले हुए हैं। उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि अलोइस मुझे ये लेटर डायरेक्टली भी तो दे सकती थी। ये लोग हाइंस की बेइज्जती करते हैं तो हाइंस गुस्से में अलोइस के पास चला जाता है और कहता है क्या जरूरत थी तुम्हें वो लेटर मुझे देने की, तुम क्या हमारे दरमियान में लड़ाई करवाना चाहती हो। तो अलोइस कहती है रिटर ने भी तो ऐसे ही किया, तुम्हारे और हमारे दरमियान में लड़ाई करवाने के लिए तुम्हारे वाटर सोर्स को पूल के तौर पर हमें बताया जहां हम जाकर एंजॉय करने लगे। हाइंस उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि डॉक्टर रिटर अक्सर ही उन्हें परेशान किया करते थे। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइंस और उसकी वाइफ अपना घर बना रहे थे यहाँ पत्थरों को जोड़ जोड़ कर। इतने में अलोइस और उसके दोस्त भी उन्हीं के घर के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ करीब कैंपिंग करने वाले हैं क्योंकि बीच साइड पर जहाँ हमने कैंपिंग की हुई थी वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अलोइस उनसे कहती है कि हम आप लोग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जब हमारा रिजॉर्ट बन जाएगा तब हम यहाँ से चले भी जाएंगे और ना ही आपका वाटर सोर्स ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जल्द ही रोडोल्फ जो कि एक इंजीनियर है यहाँ पर एक नया वाटर सोर्स ढूंढ लेगा। कई दिन गुजर जाते हैं। रोडोल्फ दिन रात मेहनत करता है, खुदाई करता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई वाटर सोर्स नहीं मिलता और इस चीज से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गुस्सा ज्यादा उसे इस बात पे भी आता है कि वो अकेला ही काम करता रहता है जबकि यहाँ पर अलोइस और रॉबर्ट अपने एंजॉयमेंट में ही लगे रहते हैं। एक दिन उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अलोइस और रॉबर्ट के प्राइवेट टाइम में जाकर उन पर गुस्सा होने लग जाता है। वो अलोइस से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब था कि तुम मुझे यहाँ ले आई, मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था, यहाँ कोई गार्डन नहीं था, तुम बस मुझे यहाँ खींच लाई हो और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। इन चीजों से अलोइस को गुस्सा आ जाता है और वो हर्ट होकर जंगलों में चली जाती है। इतने दिन हो गए थे इन लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था, इसीलिए रॉबर्ट और रोडोल्फ हाइन के घर पर नजर रखने लग जाते हैं वहां से फूड चुराने के लिए। दिखाया जाता है कि आज मार्गरेट को अजीब सा पेट में दर्द होने लगा था। वो जान गई थी कि टाइम आ गया है जब उसे एक बेबी को जन्म देना होगा। वो हाइंस को जोर जोर से आवाज़ें देकर बुलाती है लेकिन हाइंस करीब नहीं था। वो बाहर निकलती है, सब लोगों को मदद के लिए बुलाती है, चिल्लाती है। रॉबर्ट और रोडोल्फ छुपे रहते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं निकलते। मार्गरेट यहाँ से निकलकर अलोइस के टेंट के पास जाकर मदद मांगने का डिसाइड करती है और पीछे से दिखाया जाता है कि मौका पाकर वो लोग मार्गरेट के घर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। इधर अलोइस भी मार्गरेट की दुख भरी आवाज सुनकर भी टेंट से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसे मार्गरेट की मदद करनी ही नहीं थी। मार्गरेट थकी हारी अपने घर वापस आ जाती है और उसके वापस आते ही रॉबर्ट और रोडोल्फ छुप जाते हैं वो सारा खाना लेकर जो उन्होंने अभी चुराया था। मार्गरेट के पास अब कोई चारा नहीं था। वो न्यूज़पेपर जमीन पर बिछाती है और अकेले ही बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि दिखाया जाता है कि वो दोनों चोर छुपके से उसे देख रहे थे। आज उसकी गाय भी बहुत ज्यादा शोर करने लगी थी, जो गाय इन्होंने पिछले ही दिनों जंगल से पकड़ी थी और ये गाय उन्हें अच्छा खासा दूध देने लगी थी। मार्गरेट जब उसे खाना दे रही होती है तो तभी शदीद दर्द होकर मार्गरेट की बॉडी से खून निकलने लग जाता है और खून की स्मेल सुनकर जंगली कुत्ते उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। मार्गरेट के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक ब्रूम उठाए वो इन सब से बचने की कोशिश कर रही थी। एक तो दर्द और ऊपर से इस लड़ाई के दौरान भी कोई उसके साथ नहीं था। आखिर वो पॉइंट भी आ जाता है जब मार्गरेट बहुत ही ज्यादा निढाल पड़ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोडोल्फ जाकर अलोइस से कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए
लेकिन अलोइस ऐसा करने से मना कर देती है। अलोइस का सर्वेंट उसकी बेहिसी पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मुझे अभी फायर कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की मुश्किल में किसी इंसान को नहीं छोड़ सकता और मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्garet का बेबी भी पैदा हो गया था और यहाँ जंगली कुत्ते उसे खाने के लिए पड़ रहे थे। इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो जाता, हाइंस और उसका बेटा यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वक्त रहते ही वो इन सभी कुत्तों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे बढ़कर हाइंस देखता है कि उसका बेटा तो हेल्दी था, लेकिन मार्garet की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। बच्चे को पैदा करने के बाद वो बेहोश हुई थी और उसके बाद अब तक उसे होश नहीं आ रहा था। हाइंस भागते हुए डॉक्टर रिटर के पास जाता है उनकी मदद लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर रिटर भी उनकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। हाइंस अब टूट चुका था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर रिटर की वाइफ उससे मदद करने को कहती है और डॉक्टर रिटर जब मार्garet के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका प्लेसेंटा अभी तक उसकी बॉडी के अंदर था, जिसे निकालने के लिए वो हाइंस से एक चम्मच और गर्म पानी मांगते हैं और इन दो चीजों की ही मदद से वो मार्garet का ऑपरेशन करते हैं। मार्garet को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन इस दर्द भरे प्रोसेस की वजह से उसकी जान आखिर बच जाती है। अब सीन कट होता है और हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आइलैंड पर अब गर्मी आ चुकी थी। गर्मी की वजह से ये पूरा आइलैंड सूख चुका था और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। जाहिर सी बात है अब इनके पास खाने को भी कम बचा था और रिटर भी अब अपनी और फिलोसफीज नहीं लिख पा रहा था। एलोइस के पास भी खाने को सब कुछ खत्म हो गया था। रोडोल्फ जो कि उसका इंजीनियर था, भूख के मारे जब उसकी हालत बुरी हो जाती है तो वो हाइंस के घर पर खाना मांगने आ जाता है। हाइंस और मार्garet उसे खाना भी देते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। ये देखते हुए उसे एहसास होता है कि एलोइस ने तो उसे कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया था। उसे अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर उन्हें एलोइस के सच भी बताने लगता है। वो उसे बताता है कि एलोइस किसी रॉयल घराने से नहीं है, बल्कि वो एक आम और गरीब लड़की है। उसका रॉयल घराने वाला स्टाइल, बातचीत का तरीका, उसकी नॉलेज सब किताबों से ली गई है और कपड़े भी उसने किसी के मांग कर पहने हैं। वो आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रही है। उसने अपने आप को ख्वाबों में एक शहजादी समझा और असल दुनिया में भी अपने आप को शहजादी बनाने लगी। वो बताता है कि उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो पेरिस के क्लब में डांस करने लगी थी और वहीं पर वो रॉबर्ट और रोडोल्फ से मिली थी। डॉक्टर रिटर को भी वो पढ़ा करती थी, उन्हीं से उसे इस आइलैंड का पता चला था और वो रोडोल्फ को एक होटल बनाने के झांसे में यहाँ ले आई थी। खैर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा फिल्म डायरेक्टर इस आइलैंड पे आया था अपनी पूरी टीम के साथ और इन सब लोगों के लिए बहुत सारी खाने पीने की सप्लाईज लेकर। वो भी डॉक्टर रिटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और डॉक्टर रिटर से मिलने के लिए आया था। जैसे ही एलोइस को उसके आने की खबर मिलती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डायरेक्टर को अपने काबू में कर उसके जरिए अपने सारे ख्वाब पूरे करेगी। एलोइस अच्छे से तैयार होती है और उस आदमी से जाकर मिलती है। ये आदमी एलोइस को ज्यादा भाव नहीं देता तो उसे अच्छा भी नहीं लगता। रात में दिखाया जाता है कि इसी डायरेक्टर ने यहाँ पर एक पार्टी रखी थी डॉक्टर रिटर के ऑनर में। वो डॉक्टर रिटर का शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर रिटर ने दुनिया को बहुत अच्छी फिलोसफीज दी थी और साथ ही वो डॉक्टर रिटर की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले इस आइलैंड पर आकर जिंदगी शुरू की थी। साथ ही साथ वो मार्garet की भी तारीफ करते हैं कि उसने इस आइलैंड पर पहला बच्चा पैदा किया है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और एलोइस को पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ पर कोई फिल्म बनाने नहीं आए थे, बस पार्टी करने के लिए आए थे और अगली सुबह वो चले जाएंगे। टाइम कम था एलोइस के पास, इसीलिए एलोइस दोबारा डायरेक्टर के पास आती है और उसे अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर देती है, जबकि डायरेक्टर उसे बताते भी हैं कि उसे एलोइस में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब एलोइस उसे कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर अकेली पड़ चुकी हूँ, तो डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अब समझ गया मैं, असल में तुम किसी रॉयल घराने से नहीं हो, सिर्फ रॉयल घराने से होने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि अभी जो तुमने किया वो रॉयल घराने की लड़कियां नहीं करती। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं इस आइलैंड पर तुम्हारी टिकट बन जाऊंगा तो तुम बहुत गलत हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एलोइस अपना ये सच दूसरे के मुंह से सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। खैर उसने ये तो सोच लिया था कि अगर डायरेक्टर के साथ वो रह नहीं पाई तो कम से कम वो डायरेक्टर की शिप में इस आइलैंड को छोड़कर चली जाएगी और अपनी जिंदगी दोबारा नॉर्मल कर लेगी। इस भूख और प्यास के दौर से वो दूर चली जाएगी। लेकिन जब तक वो सुबह उठी तो उसे पता चला कि शिप पहले से ही यहाँ से जा चुकी है और ये सोचते हुए वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो टूट जाती है। उसके साथ ये पहली मर्तबा हुआ था कि जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ था। यहाँ पर डॉक्टर रिटर जब उठते हैं तो देखते हैं कि जो भी सप्लाईज वो हॉलीवुड के डायरेक्टर उन्हें देकर गए थे, उनकी वो सारी सप्लाईज एलोइस चुरा कर ले गई है। डॉक्टर रिटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाइंस के पास जाता है। वो हाइंस से कहता है कि तुम्हें एक साइड चुननी होगी, हम या एलोइस। वो हमें तंग कर रही है
और मैं इससे ज्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाइंस उसे कहता है, मैं तो तब भी आपके ही साथ था जब आप मुझे पसंद भी नहीं करते थे। डॉक्टर रिटर कहते हैं, फिर देर किस बात की, चलो बदला लेने के लिए। ये दोनों अपनी राइफल्स उठाए हुए अलोइस के कैंप में पहुंच जाते हैं। ये लोग अलोइस से अपना खाना वापस मांगते हैं तो अलोइस कहती है, मैं नहीं दूंगी। और हाइंस, तुम्हें क्या लगता है, तुम जो रिटर का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हो, क्या रिटर तुम्हें अपने खाने में से कुछ देगा? बिल्कुल भी नहीं। उस समय रिटर अपनी बंदूक तान देता है तो दूसरी तरफ से रॉबर्ट भी अपनी बंदूक तान लेता है। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ बुरा हो जाता या किसी एक का मर्डर हो जाता, मार्गरेट आकर इन सब की लड़ाई रोक देती है और इन सब को अपने अपने घर जाने को कहती है। रिटर घर आता है तो अब वो गुस्से से पागल हो चुका था। ना उससे अब फिलॉसफी लिखी जाती थी और ना ही अब उसे इस आइलैंड की जिंदगी गुजारी जा रही थी। वो गुस्से में अपना टाइपराइटर ही तोड़ देता है और डोरा से कहता है कि अब मैं और भूख से नहीं मरूंगा, मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। डोरा उसे याद भी करवाती है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, पर डॉक्टर रिटर उसे कहते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खाना चाहिए, वो चाहे कुछ भी मिले। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हाइंस के घर पर रुडोल्फ दोबारा उनके घर आया हुआ था, क्योंकि हाइंस रुडोल्फ को अच्छे से ट्रीट भी करते थे और उसे खाना भी देते थे। इस टाइम भी वो खाना ही खा रहा होता है कि बाहर से अलोइस उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लग जाती है। वो उसे खाना भी देती है और उसके कपड़े उसे वापस करते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ। रुडोल्फ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अलोइस से कहता है, अगर तुम्हें आखिरी मर्तबा जाते हुए किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। सीन कट होता है और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। हाइंस और डोरा अपने घर पर थे, तभी उन्हें बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। उन्हें लगा कि चोर आ गए हैं। वो चोरों को मारने के लिए बाहर निकले तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। हाइंस ने हवा में ही गोली चला दी जो गलती से डॉक्टर रिटर की वाइफ की डोंकी को लग गई, जबकि चोर अभी भी बच गया। हाइंस परेशान हो गया था, इसीलिए वो घर आ गया और उसने मार्गरेट से भी कहा कि हम इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। दिखाया गया कि सुबह को जब डॉक्टर रिटर की वाइफ उठी तो उन्होंने देखा कि उसके सभी चिकन बीमार पड़ चुके थे और उसका डोंकी भी गायब था। अब रिटर की फैमिली इन लोगों के घर आ जाती है इन लोगों से पूछने के लिए कि आखिर उन लोगों ने तो वो सब नहीं किया, लेकिन हाइंस साफ मुकर जाता है कि उसे ना तो उनके डोंकी के बारे में पता है और ना ही उनके चिकन्स के बारे में। इनकी बातों के दौरान ही ये नोटिस करते हैं कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। इन दो पार्टीज के अलावा यहाँ पर एलोइस का ही ग्रुप था, तो ये दोनों समझ गए कि सब खराब होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। ये दोनों ही अलोइस से बदला लेने की ठान लेते हैं और अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लेते हैं। इससे पहले कि ये अलोइस से लड़ जाते, इन्हें रास्ते में रुडोल्फ मिल जाता है, जिसे जब ये दोनों मारने की धमकी देते हैं तो वो सच उगल देता है कि रिटर की वाइफ का डोंकी उसने ही अलोइस के कहने पर गायब किया था। वो इनसे माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा मैं कम से कम ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस अब इस जहन्नुम से छुटकारा चाहिए। रिटर और हाइंस उसकी बात का भरोसा कर लेते हैं और ऐसे रुडोल्फ भी उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए अलोइस से बदला लेने के लिए उनके साथ चला जाता है। वहां जाकर चिल्लाते हुए ये लोग अलोइस को बाहर निकलने को कहते हैं। उसकी जगह पहले रॉबर्ट निकलता है और आते ही उन पर हमला कर देता है। उसने रुडोल्फ को तो ऐसा काबू करके गिराया था कि वो उसकी चुंगल से बच ना सके और वो एक शार्प सी चीज रुडोल्फ के मुंह के अंदर भी स्टैब करने वाला था, पर उससे पहले ही पीछे से हाइंस उसका गला अपनी कोहनी में पकड़कर दुबाते हुए उसे रुडोल्फ से दूर कर देता है और आखिर उसे स्टैब करते हुए मार देता है। उसके मरते ही अलोइस निकलकर बाहर आती है और आकर एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि रॉबर्ट मुझे मारता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मैं जो कुछ भी करती रही उसी के कहने पर करती रही हूँ। वो हाइंस को गले लगाकर कहती है, मेरा यकीन करो, अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया, अब मैं तुम दोनों को अपने रिजॉर्ट में बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगी। हाइंस और रिटर जो उसकी हकीकत जानते थे उस पर यकीन नहीं करते और रिटर उस पर गोली चलाकर उसको भी मार देता है। उन्हें पता नहीं चलता कि ये गोली की आवाज इतनी जोर से गूंजी थी कि मार्गरेट ने सुन ली थी, पर यहाँ इन दोनों आदमियों ने इस गुनाह को अपनी वाइफ से छुपाने का प्लान किया और उन दोनों की ही लाशों को उठाकर पहाड़ी से नीचे समुंदर में गिरा दिया। जिसके बाद ये लोग एक प्लान करते हुए अगले दिन रुडोल्फ को अपने घर बुलाते हैं, जहाँ रुडोल्फ आकर इन्हें झूठी खबर देता है कि अलोइस और रॉबर्ट इस आइलैंड को छोड़ गए हैं और जाते हुए ये लेटर भी देकर गए हैं। मार्गरेट को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो जानती थी कि अलोइस कभी भी अपना सामान यहाँ छोड़कर ना जाती और उसने उस दिन गन शॉट की भी आवाज सुन ली थी और वो हाइंस को कह भी देती है कि मैं सारा सच जानती हूँ कि वो दोनों मर चुके हैं और उनको मारने के पीछे रिटर का हाथ है। वो हाइंस से कहती है, आपको क्या लगता है रिटर आपका दोस्त बन गया है? नहीं, उसने आपका इस्तेमाल किया। जब पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी वो आपको फंसाकर हमें इस आइलैंड से निकाल देगा क्योंकि वो अकेला इस आइलैंड में रहना चाहता है। खैर दूसरी तरफ अब हमें रिटर की वाइफ को दिखाया जाता है जो रिटर के दिन ब दिन बिगड़ते हुए रवैये से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो आज रिटर से कह भी देती है कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ।
वो उससे कहती है कि तुमने मेरी लाइफ तबाह कर दी है। तुम यहाँ पर फिलॉसफी लिखने के लिए आए थे, लेकिन तुमने यहाँ पर नेबर्स को तंग करने की पॉलिटिक्स में मुझे लगा दिया। जबकि रिटर कहता है तुम्हें नहीं नजर आ रहा जो आज हमारी हालत हो गई है कम रिसोर्सेज की वजह से, वो इनकी वजह से हुई है। रिटर की वाइफ अब गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे मार्गरेट मिलती है। मार्गरेट उसे बताती है आपको पता है कि अलोइस के साथ क्या हुआ है? अलोइस और उसके साथी को असल में रिटर ने मार दिया है। हालांकि रिटर की वाइफ रिटर से नाराज ही होकर आई थी, लेकिन अब भी वो रिटर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन पाती और कहती है मैं नहीं मानती, रिटर को मारपीट बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुडोल्फ जो उदास समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, उसे समुद्र में एक बोट नजर आई। उसे फौरन उस बोट को रेस्क्यू करने का इशारा दिया। कैप्टन भी अच्छा इंसान था, उसने एक लाइफ रिंग दूर फेंका। रुडोल्फ तैरते हुए उस तक गया और आखिर इस शिप ने रुडोल्फ को रेस्क्यू कर लिया। रुडोल्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। 1 साल बाद वो इस जहन्नुम से निकल रहा था। रिटर भी उसको जाता हुआ देख लेता है और यही देखकर उसके जहन में एक नया आइडिया आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था आज। वो अपनी वाइफ को बुलाकर कहता है कि आज मुझे राइटिंग का एक नया आइडिया आया है और मैं आज एक जबरदस्त फिलोसफी लिख दूंगा। उसकी वाइफ भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हुई है। वो कहती है क्यों ना इसी बात पर आज हम जश्न मनाएं। एक काम करती हूँ, मैं अपने चिकन्स का मीट बनाकर तुम्हें देती हूँ। रिटर भी मान जाता है और अपने काम में लग जाता है। हम देखते हैं कि रिटर की वाइफ अपने बीमार हुए चिकन्स का मीट बनाकर रिटर के सामने रख देती है और रिटर जब उस मीट को खाता है तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उसका मुंह नीला हो गया था और साथ ही साथ पेट और पूरा जिस्म सूजने लगा था। उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसकी वाइफ जल्दी से जाकर हाइंस और उसकी वाइफ को बुला लाती है। उसे देखते ही मार्गरेट समझ जाती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। रिटर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल मरने की हालत में था और मरते हुए वो आखिरी लफ्जों में डोरा को बद्दुआ देकर जाता है। रिटर मर जाता है। ये लोग उसको यहीं पर दफन कर देते हैं और फिर काफी महीने गुजर जाते हैं। दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी। पुलिस आकर सबसे पहले हाइंस को पकड़ लेती है और हाइंस को एक शॉकिंग न्यूज ये देती है कि रिटर ने अपने पुराने लिखे हुए लेटर्स जो जर्मनी में यानी उनके मुल्क में भेजे थे, उसमें उसने हाइंस पर इल्जाम लगाया था कि हाइंस ने अलोइस को मार दिया। यहाँ पर जब रिटर की वाइफ से भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो भी हाइंस के खिलाफ ही बयान देती है। इन्वेस्टिगेशन जब मार्गरेट से की जाती है तो मार्गरेट इस इल्जाम से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हाइंस ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा रिटर ने ही अलोइस को मारा है। और डोरा जो सारा इल्जाम हाइंस पे लगाना चाहती है वो तो खुद रिटर की किलर है। उस दिन रिटर फूड पॉइजनिंग से तो मरा था, लेकिन उसे फूड पॉइजनिंग डोरा के खिलाए चिकन से हुई थी। मैं जानती हूँ कि मैंने डोरा को सारे चिकन हेल्दी दिए थे। वो हेल्दी चिकन आज भी डोरा के पास हैं और डोरा के जो चिकन बीमार हुए थे वो गायब, जिसका मतलब है कि डोरा ने जानबूझकर रिटर को वो खराब चिकन खिलाए थे। हाइंस के खिलाफ क्योंकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते तो पुलिस हाइंस और हाइंस की फैमिली को इसी आइलैंड पर छोड़ने का फैसला करती है और डोरा को अपने साथ ले जाती है। और मूवी के एंड पर बताया जाता है कि रिटर की वाइफ यानी डोरा ने अपनी बाकी लाइफ जर्मनी में ही गुजारी और फिर 1943 में उसकी डेथ हुई। लेकिन मरने से पहले उसने भी एक किताब लिखी थी अपने आइलैंड में रहने वाले इस एक्सपीरियंस पर और उसकी भी किताब बहुत ज्यादा हिट हुई थी। इस किताब में उसने मार्गरेट और उसकी फैमिली के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए थे, जिसकी वजह से मार्गरेट ने भी उसके जवाब में एक किताब लिखी। आखिर में हुआ ये कि मार्गरेट और उसकी फैमिली ही उस आइलैंड पर रहने लगे और उस आइलैंड पर उन्होंने फाइनली एक छोटा सा रिजॉर्ट भी बना दिया जहाँ पर आज तक टूरिस्ट जाते हैं। हमें यहाँ पर रुडोल्फ की भी एंडिंग बताई जाती है। उसके बारे में खबर ये मिली थी कि उसकी शिप का फ्यूल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसकी शिप समुंदर में ही गायब हो गई और वो भी मारा गया। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि मार्गरेट बूढ़े होने तक और अपने मरने तक उसी आइलैंड पर रही और आखिर में हमें इस आइलैंड पर बना वो छोटा सा मार्गरेट का रिजॉर्ट भी दिखाया जाता है। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।